फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम जावर मसूद है। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल CNC एजुकेशन पर। तो आज की मेरी क्लास जो है वो आर्ट कैम्प से रिलेटेड ही है। इससे पहले मैं कुछ क्लासें आपको दे चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप देख लें। तो आज जो क्लास है उसमें हमने दो टूल्स के बारे में जानना है। एक वी-बिट कार्विंग के बारे में जानना है और ये दूसरा प्रोफाइल ऑप्शन है, इसके बारे में हमने जानना है कि ये कैसे काम करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। तो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने एरिया क्लियरेंस पढ़ा था। तो सेम एक क्लोज लूप होता है जिसके अंदर हम क्लियरेंस करते हैं, मतलब कि जो एरिया हमने बिठाना होता है, दूसरे मटेरियल से डाउन करना होता है, डीप में जाना होता है, उसके अंदर एक क्लोज लूप बनाते हैं, उसके अंदर फिर हम क्लियरेंस कर लेते हैं। वी-बिट कार्विंग भी जो है वो सेम इसी तरह का काम करता है, लेकिन इसमें हम ज़्यादातर जो टूल इस्तेमाल करते हैं वो है बॉल नोज़ या वी-बिट जो होती है उसको इस्तेमाल करते हैं। काम ये भी एरिया क्लियरेंस की तरह करता है, लेकिन ये जो एजेस होते हैं ना, इनके लिए बहुत, अगर हमें एरिया क्लियरेंस चलाएंगे ना बॉल नोज़ के साथ, तो ये इन साइड से तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन जो आउटर बन रही होगी उसको राउंड कर देगा। तो इसलिए फिर हम वी-बिट कार्विंग को इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी अगर आपने देखा हो तो सिटी वगैरह अगर जाना हो तो वहाँ पे आप देखेंगे बहुत से लोगो बने पड़े होते हैं इस तरह के वुड के, जो कार्विंग का काम होया होता है, जिनमें डाउन होते हैं या थोड़े उभरे होते हैं, एम्बॉस या डिबॉस होते हैं। तो सेम इसी टूल को हम इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ें बनाते हैं। टूल यहाँ से मशीन को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ये टूल आपको मैं बता चुका हूँ। ये अभी इसको सेलेक्ट करता हूँ, वी-बिट कार्विंग को ये सिलेक्ट किया, तो अभी ये जो मेरा क्लोज वेक्टर है ये सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे हमने इसको कुछ नहीं छेड़ना, ठीक है। यहाँ पे आएँ, सिलेक्ट करें टूल कौन सा इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने इसको डिबॉस वगैरह के लिए इस्तेमाल करना होता है, तो उसके लिए आपको हम ज़्यादातर इसमें वी-बिट या बॉल नोज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो बॉल नोज़ के लिए ये अच्छा नहीं रहता, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास एरिया कम होता है, तो ये बस 2 पॉइंट से 2 लाइनें लगा के छोड़ देता है, उसका मुकम्मल एरिया क्लियरेंस नहीं करता। वो फिर हमें किसी दूसरे टूल के साथ करना पड़ता है, स्ट्रेंथ टूल के साथ। तो फिर हम यही होता है कि ले लेते हैं एरिया क्लियरेंस और जो टूल यूज़ करते हैं वो बॉल नोज़ कर लेते हैं, ताकि दोनों काम हो जाए, एरिया क्लियरेंस हो जाए और राउंड भी मिल जाए हमें। तो उसके लिए फिर हम ज़्यादातर एरिया क्लियरेंस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये एक टूल है तो इसके बारे में मैंने सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है। तो सेम वही चीज़ है, ये भी यहाँ से लें आप। मैं 18 mm वी-बिट यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे आए, लिमिट ऑफ टूल मैक्सिमम डेप्थ, ये जो आपको चाहिए मैं इसमें 5 कर लेता हूँ। चलिए 10 करता हूँ, 10 मिली बहुत ज़्यादा है, 5 मिली बहुत है। 5 mm 5 लिखा और यहाँ से मटेरियल की थिकनेस कितनी है वो दें, 12 mm ओके कर दें और 9 कर दें। अब अगर देखें तो ये शेप जो इन साइड पे आपको नज़र आ रही है, ये इस तरह इसके ऊपर जो है टूल चलेगा और ये इस तरह की शेप बनाएगा। मैंने पहले कहा था कि हम इसको यूज़ करते हैं जब हमें ये शार्प एजेस चाहिए होते हैं। अगर मैं एरिया क्लियरेंस करूं तो यहाँ पे आके जब टूल वापस होगा ना, आखिरी इस कोने पकड़ेगा, क्योंकि ये जगह बहुत कम बच जाती है। ये 1-2 मिली बचेगी तो वो फिर नहीं इसको टच करता, इसके लिए बिल्कुल स्मॉल पे टूल होना चाहिए। तो वी-बिट कार्विंग में ऐसा होगा कि ये सारा अंदर से क्लियर करेगा, क्लियर करने के बाद यहाँ पे आके अलग से यहाँ से स्टार्ट लेगा और अंदर की जानिब आएगा, जैसे जैसे वेक्टर शो हो रहे हैं। जहाँ पे भी ये एज बन रहा है ना, यहाँ से अलग से ले के चलेगा। तो अगर मैं इसको सिमुलेट करूँ तो इसकी शेप आपको थोड़ी ज़ाहिर हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ, यहाँ सिमुलेट करते हैं, हाई डिटेल सिमुलेट टूल बार, ये इस तरह की शेप बनाएगा। इसकी मैं डीप थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह नज़र आ सके।
सिर्फ आपके लिए डीप ज़्यादा करो, वरना ऐसे होता नहीं है। 5 मिली बहुत है वी बिट के लिए। तो ये आपको अभी एक शेप नज़र आ रही है, ये वी बिट से। अभी ये देखें तो ये क्लियर नहीं है सिमुलेशन। अब आप अगर देखें ना, जहाँ जहाँ से टूल को दो लाइनिंग नज़र आ रही है, जो कि हमें नहीं चाहिए होती इस तरह। तो फिर वही बात आती है जो मैंने शुरू में बताई है कि हम इसके लिए फिर एरिया क्लियरेंस का जो टूल है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके वापस 2D में चलते हैं। अभी वी बिट का काम भी आपको समझ आ गया हो। वी बिट कार्विंग जो टूल यहाँ से हम आर्ट कैंसी ये वाला सेलेक्ट कर रहे हैं, ये भी समझ आपको उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। ये हम इतना यूज़ नहीं करते, ये तब यूज़ होता है ये किसी ब्रांड का नाम हमने प्रिंट करना हो या किसी ने अपना नाम लिखवाना हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ इसको इतना नहीं काम इस्तेमाल करते हैं। हम ज़्यादातर 2D प्रोफाइलिंग और एरिया क्लियरेंस पे रहते हैं। तो आज का जो दूसरा टूल है वो ये है प्रोफाइल ऑप्शन। प्रोफाइल ऑप्शन है क्या? आप अगर मेरी पहली वीडियो देखें तो मैं जिस मटेरियल की कटिंग कर रहा था उसका 2-3 मिलीमीटर छोड़ रहा था कि वो टूट के निकल ना जाए, नहीं तो बिट टूट जाएगा। अब लाजमी बात है कि हम हर एक मटेरियल में इस तरह नहीं छोड़ सकते। अब मेलामाइन का जो मटेरियल है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमने कटिंग करनी है तो वो कटिंग भी इतने शार्प बिट के साथ करनी है कि उसके ऊपर चिपिंग ना आए। तो अगर इस तरह का हम 2 मिली 3 मिली छोड़ते हैं तो वो तो चिपिंग जब तोड़ेंगे तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा मटेरियल। तो फिर उसके लिए हम एक तो शार्प एजेस वाला जो शार्प बिट होता है, बिल्कुल न्यू फ्रेश टूल, वो इस्तेमाल करते हैं ताकि चिपिंग भी ना हो। और अब ज़ाहिर है जब वो भी कटिंग कंप्लीट होगी तो वो भी निकलेगा, वो तोड़ेगा, बिट को तोड़ेगा या ख़ुद ख़राब हो जाएगा मटेरियल जो हमने काट के निकालना होता है। फिर उस चीज़ से बचने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो उसके लिए ये प्रोफाइल टूल इस्तेमाल करते हैं, प्रोफाइल ऑप्शन। पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से हम इसका वेक्टर क्रिएट करते हैं। फिनिशिंग डेप्थ दे देते हैं इसको, हमें 17 मिलीमीटर चाहिए। आउटसाइड टूल कर दिया गया। ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मैं अपनी क्लासेस में आपको पहले बता चुका हूँ। ये वेक्टर सेलेक्ट नहीं, ये भी वेक्टर सेलेक्ट है। अगर देखें तो ये रेड लाइन जो आ रही है ये वेक्टर है। अब हम इसके ऊपर छोटे छोटे जैक लगा देते हैं ताकि मटेरियल कटिंग भी हो जाए और निकले भी नहीं। बाद में जो छोटे जैक होते हैं वो तोड़ के तो निकाल लेते हैं मटेरियल को। वो लगते कैसे हैं, यहाँ पे ये देखें ऑप्शन है प्रोफाइल का, इसके ऊपर क्लिक किया, इस तरह का आपके पास एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। आप सबसे पहले यहाँ पे आएँ, आप इसको वेक्टर को सिलेक्ट करें। वेक्टर जैसे ही सिलेक्ट होगा यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आपने ये 3D ब्रिजेस को ख़त्म करना है। जो जैक बोल रहा हूँ मैं उसको 3D ब्रिजेस भी बोलते हैं, जैक भी बोलते हैं। तो यहाँ से 3D ब्रिजेस को जो चेक लगा हुआ है उसको अनचेक करना है। यहाँ पे ब्रिजेस लेंथ मतलब कि वो जैक कितने मिलीमीटर चौड़ा होना चाहिए। तो ये 10 mm 1 सेंटी बहुत है। तो ये उसकी थिकनेस है कि कितना मोटा होना चाहिए। 2.5 mm इनफ है, बहुत है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें सेट कर ली। ये सेट करने के बाद आप आएँ जहाँ जहाँ पे आपको जैक चाहिए, ब्रिजेस चाहिए, कि जहाँ जहाँ से मटेरियल को आप कहते हैं कि सपोर्ट लगी रहा है, रुका रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये दूसरे मटेरियल में से कट के निकले नहीं। यहाँ पे आए, डबल क्लिक की, एक जैक लग गया, यहाँ पे दूसरा लगा दिया। जितने जहाँ जहाँ चाहिए आपको, जहाँ से आपको पता है कि यहाँ मटेरियल ख़राब हो सकता है, उसके करीब जैक लगा दिया ताकि वो एक स्लिप निकल के बिट के साथ ना लग जाए स्लिप करके। तो ये जैक लग गया, ये सब कटिंग हो जाएगी, लेकिन जैक जो है वो 2.5 mm छोड़ देगा, 10 मिलीमीटर। तो ये लगाने के बाद यहाँ से अपडेट कर दें। अपडेट करने के बाद यहाँ से क्रॉस करें और सेम अपना टूल पाथ सेव कर लें। यहाँ से अपनी जो भी मशीन है उसको सिलेक्ट करें और सेव कर लें। तो जैक हम सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब किसी भी मटेरियल की किसी बोर्ड में से कटिंग करके कोई हिस्सा निकालना हो ना, तो उसके लिए फिर हम जैक का इस्तेमाल करते हैं, ब्रिजेस का इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए कि वो अगर कटिंग एक दफ़ा पूरी होगी तो वो स्लिप करके बिट से टकरा गया तो मटेरियल भी ख़राब हो जाएगा और बिट भी टूट जाएगा। अगर बिट ना टूटे तो मटेरियल ज़रूर ख़राब होगा। तो हम फिर इसको इस्तेमाल करते हैं कि कटिंग भी सारी हो जाए और ये स्पेसिफिक जगह हैं जो वहाँ पे ये जैक लग जाए ताकि स्लिप ना हो। बाद में हम इन्हें
तोड़ लेते हैं फाइल के साथ या रेगमार वगैरह जो होता है उसके साथ इनको क्लियर कर लिया जाता है। तो आज की क्लास सिर्फ इन 2 टूल्स के बारे में थी। जो अगली मेरी क्लास होगी ये छोटे छोटे हैं, कोई इतने ख़ास टूल नहीं है, बस कुछ सेव कैसे करना है, मूव कैसे करना है, ये चीज़ें इनके बारे में मैं आपको क्लियर बताऊंगा। और इंशाल्लाह अगली क्लास के फ़ौरन बाद हमने 3D स्टार्ट कर देनी है। तो आज के लिए इतना ही, तो में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू क्लास में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।